नमस्कार, मैं मोनिका राजपूत आपका स्वागत करती हूं सत्ता के संग्राम में। 16वीं लोकसभा के चुनाव को देखते हुए अब सियासी दलों ने अपनी कवायदों में इजाफा कर दिया है। इस दौरान वो पूरी कोशिश में जुटे हुए हैं कि कैसे चुनाव में बेहतर से बेहतर प्रदर्शन किया जा सके। इस क्रम में सियासी दल अपने क्षेत्रों को सुरक्षित रखने के साथ अपने विरोधियों के किलों को भी निस्ते नाबूद करने की फिराक में भी नजर आ रहे हैं और इसके लिए उन्होंने पूरी रणनीति भी तैयार कर ली है। खैर, सियासी दलों द्वारा किस तरह कवायद की जा रही है एक दूसरे के गढ़ों में अपना विजय पताका फहराने के लिए, इसी मुद्दे को लेकर हम आज बात करेंगे सत्ता के संग्राम में। जी हां, बात चाहे भाजपा के बारे में की जाए या फिर कांग्रेस के बारे में, दोनों ही दल इन दिनों अपने विरोधियों के गढ़ों पर नजर गड़ाए बैठे हैं। साथ ही विभिन्न रणनीतियों के जरिए वहां पर अपनी विजय पताका फहराने की कोशिश में जुटे हुए हैं। मद्देनजर सियासी दल लगातार ऐसी कोशिशें करते देखे जा रहे हैं जिसके जरिए वो चुनाव में अच्छे से अच्छा प्रदर्शन कर सकें। ऐसे में यदि सियासी दलों की प्रमुख कवायद पर गौर किया जाए तो सामने आता है कि वो चुनाव में अपने मजबूत किलों को सहेज कर रखने के साथ अपने विरोधियों के गढ़ों पर नजर गड़ाए बैठे हैं। इस संबंध में यदि मध्य प्रदेश के बारे में बात की जाए तो सियासी दलों की इस कवायद को पंख लग जाते हैं। यहाँ पर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल अपने अपने विरोधियों के मजबूत किलों में सैंध लगाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। साथ ही इन किलों पर फतह पाने के लिए उन्होंने अपनी बिसात बिछानी भी शुरू कर दी है। आइए अब हम आपको बताते हैं कि भाजपा कांग्रेस के किन किलों पर अपनी निगाहें गड़ाए बैठी है। कांग्रेस के किले: गुना, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सांसद; छिंदवाड़ा, केंद्रीय मंत्री कमलनाथ सांसद; रतलाम, मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया सांसद। चलिए अब आपको बताते हैं भाजपा के किले के बारे में जिन पर कांग्रेस की निगाहें हैं। भोपाल, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी सांसद इस बार आलोक संजर मैदान में। विदिशा, भाजपा की कद्दावर नेत्री और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज सांसद। इंदौर, भाजपा की वरिष्ठ नेत्री सुमित्रा महाजन सांसद। ग्वालियर, 15वीं लोकसभा में सांसद चुनी गयी यशोधरा राजे के विधानसभा में पहुंचने के बाद प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर मैदान में। तो ये है भाजपा और कांग्रेस के वो किले जिन पर दोनों ही दल अपनी अपनी निगाहें गड़ाए बैठे हैं और अपनी विभिन्न कवायदों के जरिए अपनी इस रणनीति को अमली जामा पहनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में अब देखना ये है कि अपने विरोधियों के किलों को नेस्त नाबूद करने की सियासी दलों की ये बिसात कितनी कारगर होती है। तो आज हम बात करेंगे कि लोकसभा चुनाव में चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, किस तरह अपने विरोधियों को किले के ढहाने के लिए रणनीति और राजनीति अपना रही है। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के नेता रवि सक्सेना जी, साथ में बीजेपी नेत्री सुश्री राजो मालवीय जी हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सक्सेना जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, चूंकि हम भोपाल सीट की बात करें तो लगातार इस पे बीजेपी काबिज रही है, लेकिन 1984 में ऐसा हुआ था कि स्थानीय उम्मीदवार थे और प्रधान जी कांग्रेस से जीते थे। उसके बाद जीत हासिल नहीं हुई है, लेकिन इस बार फिर जमीनी कार्यकर्ता, जमीनी लोग उम्मीदवार के तौर पर चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों ने खड़े किए हैं। तो क्या लगता है, आप भोपाल का किला ढा पाएंगे इस बार? निश्चित रूप से इस बार कांग्रेस पार्टी ने पीसी शर्मा जी के रूप में एक बहुत जमीनी कार्यकर्ता को टिकट दिया है, जो लगातार जनता की समस्याओं के साथ संघर्ष करते रहे हैं, उनके लिए लड़ाई लड़ते रहे हैं, उनके दुख दर्द में आधी रात को जाके वो खड़े हो जाते हैं। और ऐसा व्यक्ति जिसने लगातार अपने जीवन में जनता के साथ खड़े होके उसकी बहबूदी के लिए, उसके विकास के लिए काम किए हैं। आप देखें, जब वो बीडीए के अध्यक्ष थे तब उन्होंने बहुत काम किए, बड़ी बड़ी कॉलोनीज़ बनाई, जो छोटे गरीब लोग थे उनको बसाने के लिए कई हाउसिंग योजनाएं चलाई, ईडब्ल्यूएस क्वार्टर्स बनवाए। और निश्चित रूप से उन्होंने जो एमपी नगर है उस इलाके में अगर आप देखें तो बहुत भोपाल के विकास कार्य सक्सेना जी, तो ऐसे में बात तो ये भी की जाती है, जो बीजेपी से उम्मीदवार बने हैं आलोक संजर जी, वो भी जमीनी तौर पर जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी जमीनी काम किया है, कई सालों से संगठन के साथ हैं, पार्टी के चहेते रहे हैं। देखिए, आलोक भाई बहुत यंग है और निश्चित रूप से वो बहुत अच्छे होंगे, पर
जो संघर्ष करना चाहिए, जनता के साथ खड़े होकर उसकी लड़ाई में भागीदारी होना चाहिए, जो उसके दुख दर्द में खड़े होने की बात होना चाहिए। एक आदमी ऑफिस में बैठ के काम करता है और एक आदमी जमीन पे लड़ाई लड़ता है। तो ये बहुत बड़ा फर्क है पीसी शर्मा जी में और आलोक संजर जी में। आलोक संजर जी को अभी बहुत कुछ सीखना होगा, समझना होगा, राजनीति में लोगों के दुख दर्द में जाके तो किस तरह से सक्सेना जी, सीधे होता तौर पर आलोक जी ऑफिस के कर्मचारी हैं जबकि पीसी शर्मा जी जमीनी कर्मचारी हैं। क्या कहेंगी मालवी जी आप इस बारे में? मुझे लगता है कि रवि सक्सेना जी जानकारी के मामले में बहुत कमजोर हैं। जी। आलोक जी विद्यार्थी परिषद के जमाने से युवा नेता हैं जी। भारतीय जनता पार्टी के वे 2 बार पार्षद रहे। भारतीय जनता पार्टी भोपाल के वे जिला अध्यक्ष रहे और अभी वे पार्टी के कार्यालय के मंत्री के रूप में जवाबदारी संभाल रहे थे, जो पूरे मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं को एक साथ संयोजन करने की महती जवाबदारी थी। इसलिए उसे केवल कर्मचारी कहना निश्चित रूप से मेरे कार्यकर्ता का अपमान है। मैंने कर्मचारी यूज नहीं किया है। कर्मचारी जो है मोनिका ने बोला है, मैंने वो ये बोला है। मेरी बात से सहमत हुए थे सक्सेना जी, आप मेरी बात से सहमत मैंने हुए थे। उनको कर्मचारी नहीं कहा है, सहमत कर्मचारी हुए कहा नहीं, है लेकिन आप सक्सेना मोनिका जी जी। ने। मैंने जी। तो ये कहा वो ऑफिस में बैठने लेकिन वाले सक्सेना भारतीय जी, जनता अगर पार्टी मैंने के शब्द बोला है तो पदाधिकारी हैं। सहमति तो मैंने आपने ये भी बात जाहिर बोला है। की है। नहीं, सक्सेना मैंने जी, कोई सहमति सहमति तो नहीं, आपने भी मैंने जाहिर तो की है। शब्द ही आपने मेरे शब्द ही नहीं सुना। मैंने लीजिए, ये कहा कि चलिए वो सक्सेना जी, ऑफिस अगर ये में बात है बैठकर तो- काम करने वाले भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं। मैंने उन्हें कर्मचारी नहीं कहा। करा के देख लें। चलिए सक्सेना जी, अगर आप बोले पदाधिकारी हैं तो आप पदाधिकारी तो मानते हैं। मालवी जी तो खुद कह रही हैं कि पदाधिकारी या कर्मचारी जैसा शब्द ही उनके देखिए कार्यकर्ताओं का मोनिका, नाम मैं गुजरेगा। 2 बातें आपके सामने रेखांकित करना चाहता हूं। जी जी। एक व्यक्ति है जो जनता के साथ उसके सुख में, दुख में, दर्द में खड़ा हुआ अभी मेरी है। बात एक सुनिए, आदमी क्या है क्या? जो ऑफिस में बैठकर संगठन का काम कर रहा है। दोनों में बहुत फर्क है और यही दोनों का फर्क जो है वो पीसी शर्मा और आलोक संजर में है। आलोक संजर आज से 15-20 साल पहले पार्षद थे, तो पार्षद हो जाने से सांसद का कोई बहुत बड़ा आपको लाभ मिल जाएगा, मैं समझता हूं ऐसा कुछ नहीं है। और वो कोई सफल पार्षद नहीं थे, उनके क्षेत्र में आज तक काम नहीं हुए। लोग आज भी उनको एक असफल पार्षद के रूप में याद करते हैं। जहां तक जिलाध्यक्ष की बात है तो उनके कार्यकाल में कभी भी भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती। तो ऐसे व्यक्ति को जो कि कोई दे नहीं पाया, रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है, उस आदमी को अगर लोकसभा लड़ने वाला व्यक्ति जो होता है वो बहुत बड़ा एक जमीनी आदमी होना चाहिए। पूरी लोकसभा में उसकी पहचान होना चाहिए। आज तो भारतीय जनता पार्टी में सबसे बड़ा संकट ये है कि आलोक संजर को पहले तो इंट्रोड्यूस कराना पड़ रहा है। सीहोर में लोग नहीं जानते हैं, बेरसिया में लोग नहीं जानते हैं, इछावर में लोग नहीं जानते हैं और बहुत से भोपाल के ही ऐसे क्षेत्र हैं तो जहां पे ऐसे में कि आपको आलोक लगता है जी कि आप को ये सीट जीत अपनी जाएंगे? अभी पहचान ही बताना पड़ेगी। जी सक्सेना जी, तो ऐसे में आपको लगता है ये सीट इसी बलबूते पे आप जीत जाएंगे भोपाल सीट? नहीं, इस बलबूते पे नहीं जीतेंगे। बलबूते पे उस पे जीतेंगे जो पीसी शर्मा जी ने और कांग्रेस पार्टी ने लगातार जनता के साथ खड़े होके उसके सुख दुख में, दर्द में हम हमेशा खड़े रहे हैं। जब भी आपदा आई है गरीब के ऊपर, कांग्रेस पार्टी और पीसी शर्मा लगातार उनके लिए संघर्ष करते रहे हैं। मालवी जी, आपका इसलिए क्या हम कहना है इस जीतेंगे। पूरे मामले में? क्या बात कर रहे हैं आप? सहमत हैं इनकी बातों से सक्सेना जी की? देखिए सक्सेना जी क्या बात कर रहे हैं, मुझे लगता है मुझे भी हंसी आ रही है और आप भी हंस रही हैं और सारी जनता भी हंस रही आप होगी। मुद्दों की बात कि कीजिए, जिस तरह हंसे से- या रोएं जिस या तरह से वो आप कह कुछ रहे और थे, काम आप करें, अपनी उससे बात इसका कह रहे हो मतलब ना। नहीं है। आप किसी की नहीं, बात आप सुनने की- डायलॉग इस तरह से बोलते हैं, आप अच्छा किसी नहीं की बात लगता है। सुनने की हिम्मत तो मुझ रखो, पे आप धैर्य व्यक्तिगत रखो। आरोप मत लगाइए। आपसे धैर्य पूछा रखो गया ना। है कि आप आलोक जी की जो क्रेडेंशियल हैं, जो उनके मैं बता मेरिट है, रही उन पे हूँ, बात करें। बता रही हूँ, सुनने जी की हिम्मत वो तो बताइए, रखो, वो धैर्य बताइए रखो। जी, वो बताइए, वो बताइए। सुनने की क्षमता रखिए जरा बिल्कुल, दूसरे की आप मुझ बात। पे आक्षेप मत करिए, व्यक्तिगत मुझ पे कटाक्ष मत कीजिए। आपसे पूछा गया है आलोक जी- कि आलोक जी के क्रेडेंशियल भारतीय और जनता मेरिट सक्सेना बताइए। जी, मालवी जी को बोलने दीजिए जी। एक जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, एक कार्यकर्ता हैं, प्रदेश भर में उनकी पहचान है, भोपाल लोकसभा उनकी पहचान की से पूरी तरह कायल है और उनके साथ पूरे भारतीय जनता पार्टी का परिवार है। हमारे साथ नेता है, नीति है और श्रेष्ठ नियत है, नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है। और निश्चित रूप से हम दावे के साथ कह सकते हैं कि भोपाल में लोकसभा का सांसद भारतीय जनता पार्टी का होगा। ये तो दुर्भाग्य है
कि पीसी भाई को बेचारों को जब मौका मिलता है तब हारने के लिए मिलता है। लेकिन मालवीय जी, खबरें तो ये भी आ रही थी कि आलोक संजर को टिकट इसलिए दिया गया है क्योंकि कार्यकर्ता खुश नहीं है जिस तरह से भागीरथ प्रसाद को टिकट मिला है, राव उदय प्रताप को टिकट मिला है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जमीनी तौर पर जो कार्यकर्ता है वो नाखुश थे, और उनको खुश करने के लिए कि नहीं हम कार्यकर्ताओं की इज्जत करते हैं, बीजेपी ने उपहार स्वरूप ये टिकट दे दिया है आलोक संजर जी को। देखिए, बीजेपी हमेशा कार्यकर्ताओं की इज्जत करती है। आपने जो पहले 2 उदाहरण बताए, परिस्थिति जन्य बहुत सारे निर्णय हमें लेने होते हैं। हमने अभी उन्होंने पार्टी में आने की इच्छा प्रकट की, हमने उन्हें पार्टी में लिया, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उन्हें स्थान देना चाहिए था, वो हमने दिया और हमें लगा कि वो वहां पर उपयुक्त हमारे प्रत्याशी हैं। इसमें कहीं कोई न संकोच की बात है न गुरेज की बात है। रही बात कार्यकर्ता की, तो भारतीय जनता पार्टी तो कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है। अगर आप आलोक संजर की बात केवल अकेली ना करें तो मैं आपको धार में ले चलती हूं, जहां सावित्री ठाकुर एक हमारी सामान्य सी कार्यकर्ता थी जिसको वहां पर हमने टिकट दिया है। उज्जैन में अगर आप चले जाइए तो चिंतामण मालवीय जी को टिकट दिया है, सुधीर गुप्ता को टिकट, ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जिनको इस पार्टी ने टिकट दिया है। और यही पार्टी है जो एक सामान्य से कार्यकर्ता को ले जाकर शिखर पर बैठा देती है। कांग्रेस पार्टी से भी आयातित करके 4-5 सीट पे तो आपने कांग्रेस से लाके भी दी है। आप आप यहाँ तो कार्यकर्ताओं की, नेताओं की इतनी कमी है। वो तो कांग्रेस पार्टी को आप धन्यवाद दें कि हमारे यहाँ का कूड़ा कचरा भी आपके यहाँ जो है लोकसभा का प्रत्याशी बनने लायक है। वो जो जयचंद हैं, जो मीर कासिम हैं, ऐसे लोग आपकी पार्टी में लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। मुझे तो आश्चर्य होता है। आप कह रहे हैं कार्यकर्ता बेस पार्टी है, अरे आपके यहाँ तो इतना बड़ा शून्य है। राष्ट्रीय स्तर पर कहीं से आ रहा है, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, और भानुमति ने कुनबा जोड़ा। कौन आ रहा है, कहाँ आ रहा है? और जो हमारे अपने लोग हैं, माननीय अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, राजनाथ जी, सक्सेना जी, हम यहाँ पर मुद्दे पे लौटते हैं। हमारे सारे लोगों को जिस तरह से धकेला जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी की चाल, चरित्र और चेहरे को बताती है। जिस पार्टी में अपने बुजुर्गों का अपमान कर रही है, हम मालवीय जी के पास लौटते हैं। मालवीय स्वराजो जी कह रही है, मेरी छोटी बहन है, पर ये कह रही है कि हम कार्यकर्ता बेस पार्टी है। अरे कार्यकर्ता तो अब इनके यहाँ दरी बिछाने के लिए, माइक लगाने के लिए और मंच सजाने और झंडा लगाने के लिए रह गया है। टिकट तो मिलेगा, राजो को नहीं मिला पिछली बार, इतनी मेहनती भूल गए राजो जी को टिकट नहीं मिला। आप देखें, इन्होंने इतना प्रयास किया, बहुत अच्छी कार्यकर्ता है, पर आप देखें सक्सेना जी, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस के गढ़ को लेकर, किले को लेकर। चलिए हम मुद्दे पर लौटते हैं। मालवीय जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, आपको क्या लगता है कि कहीं कांग्रेस की हवा है, कांग्रेस के ऐसे गढ़ हैं जहां भेदना है और बीजेपी लगातार वहां पर भी फतेह हासिल कर सकती है? कौन कौन से गढ़ हैं वो आपको क्या लगता है? मैं नहीं मानती कि कांग्रेस की हवा है। मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी इस लोकसभा के चुनाव में मध्य प्रदेश के हमारे संगठन में मिशन 29 का हमने लक्ष्य रखा है जी, और ये लक्ष्य हवा में नहीं है। 29 में से 28 सीटें ऐसी हैं जिनको हम कभी ना कभी जीते हैं। राजू जी, आप गलत बोल रही हैं। आप 29 में से 29 नहीं, 40-45 सीटें जीतने वाली हैं मध्य प्रदेश में। फैक्ट पे बात कर रहे हैं, आप इधर उधर भटकाने की बात नहीं, मैं इधर नहीं भटका रहा हूँ। आप जिस तरह की बात कर रही हैं, उससे मैं आपको कह रहा हूँ, आप तो 35-40 बोल दीजिए। आपसे क्वेश्चन करें तब आप जवाब दीजिएगा, अभी आप मेरी बात होने दीजिए। जी बोलिए। 29 में से 28 सीटें ऐसी हैं जिनको हमने कभी ना कभी जीता है, और 29वीं सीट पर भी हम सेकंड नंबर पे रहे हैं। तो अगर सेकंड नंबर से पहले नंबर पर आने की कवायद अगर होकर के 29 हम हासिल करते हैं तो इनको कहीं तकलीफ नहीं होना चाहिए, और उसके लिए हमारी संगठनात्मक तैयारी है जी। हम मतदान केंद्र तक की तैयारी के साथ हमारे कार्यकर्ता मैदान में हैं, और इसलिए हम दावे के साथ कह सकते हैं, मैं फिर दोहरा रही हूँ, हमारे पास नेता है, नीति और नियत है, हमारे पास विजन है, और उस विजन को लेके जहां एक और भारतीय जनता पार्टी अपने विजन पे बात कर रही है, अपनी नियत पे बात कर रही है, अपने नेता पे बात कर रही है, वहीं कांग्रेस के पास ना नेता है, ना नीति है और ना नियत है, कोई विजन नहीं है। बिना विजन के लगातार ये केवल और केवल
शगुफे फैलाने का मालवीय जी, काम आप कर बोल रहे हैं कि 28 सीटों पर कभी ना कभी बीजेपी जीती है, हम मानते हैं कि चलिए जीती है, और 29 पे भी आप बोल रहे हैं सेकंड रही है, लेकिन अगर ऐसे बात करें गुना और छिंदवाड़ा, तो कई बड़े नाम हैं कांग्रेस के वहां से, जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया है, कमलनाथ है, जो लगातार जीतते आए हैं, एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार जीते हैं। तो ऐसे में वो तो गढ़ ही साबित हो रहा है। अगर आप बोलते हैं कि कांग्रेस की हवा नहीं है, चलिए हवा नहीं, आपके अकॉर्डिंग हवा नहीं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं गढ़ तो मौजूद है। नहीं, इस बार हम उन सारे किलों को ध्वस्त करेंगे और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश 29 कमल की माला मोदी जी को भेंट करेगी। सक्सेना जी, आप पर लौटते हैं। देखिए, 29 मैं कमल की माला। तो राजू जी की बात को मैं कहना चाहता जी। हूँ, राजू जी के ज्ञान में थोड़ी शिरवद्दी कर दूं कि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड बनाया। जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक था, जब हमने 39 में से 39 सीटें जीती थी। आज तक भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है। और मैं आपको बता दूं, अगर आज़ादी के बाद से आज तक देखें तो कांग्रेस ने देश में हर सीट पे जीत हासिल की है। तो इस तरह की बातें करके केवल शगुफेबाजी करने से काम नहीं चलने वाला है। भारतीय जनता पार्टी का ना चाल है, ना चरित्र है और ना चेहरा है, ना नीति है, ना नियत है। आज किसान हमारा रो रहा है, एक एक दाने को मोहताज हो गया है। आज शिवराज सिंह चौहान केवल झूठ बोलने के अलावा और कोई काम नहीं कर रहे हैं। 28 करोड़ रुपया केवल अपने फोटो खिंचाने में और ओला पीड़ित जगह जाके ऐसे बैठ के गेहूं को देख रहे हैं जैसे कि पहली बार गेहूं देखा है। 28 करोड़ रुपया जो है विज्ञापन में खर्चा कर दिया। 40 करोड़ रुपया जो है अभी तक हवाई दौरों में खर्चा कर दिया। अगर ये पैसा मिला लेते 50 करोड़ 60 करोड़ रुपया अगर यही बांट देते तो आज किसान का जो आत्महत्या कर रहे हैं कम से कम उससे बच जाते। ये लोग कोई काम करने में इनका विश्वास नहीं है। एक झूठ को बोलो, जोर जोर से बोलो, चिल्ला चिल्ला के बोलो और लोगों को लगने लगे कि यही सच है। जनता देख रही है कि ऐसा काम करने वाली ये पार्टी है। देर सवेर लोगों को समझ आती है। जिस तरह से आपने पहले राम मंदिर के नाम पे एक शगुफा खड़ा किया था कि कसम राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। आज तक आपने राम जी को अच्छे खासे बड़े से भवन में बैठे थे वो, और वहां से आपने निकाल के उनको तंबू में बिठा दिया है। तो सक्सेना जी साफ तौर पे बीजेपी से बात करती है। जनता आपके हर चीजों को समझ गई है कि आप लोग कितना झूठ बोलते हो। ना आपके पास नीति है, ना आपके पास नियत है, और विजन की जो बात आप कर रही हैं, मैंने तो आज तक मोदी जी के इतने भाषण मैंने सुने हैं, एक भाषण मैंने नहीं देखा जिसमें उन्होंने अपना विजन डॉक्यूमेंट दिया हो। तो सक्सेना जी, आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है बीजेपी का कोई किला है, कोई गढ़ है, कोई ऐसी लोकसभा सीटें हैं यहाँ पर जहां वो लगातार जीतती आ रही है, तो ऐसे में कांग्रेस इन्हीं मुद्दों से काया पलट कर देगी, बड़ा उलटफेर करेगी? यहाँ देखिए, आपको मैंने कहा भोपाल सीट इस बार कांग्रेस जीतने जा रही है। उज्जैन में पिछली बार हमने इनका किला ध्वस्त किया था, इस बार फिर हम वहां पर विजय पताका लहराने जा रहे हैं। राजगढ़ में हम जीते हुए हैं इनकी सीट को, इस बार फिर हम राजगढ़ जीतने जा रहे हैं। जहां तक इंदौर की आप बात करें तो इंदौर में सुमित्रा महाजन कम से कम 2 लाख वोटों से हारने जा रही हैं, जो रिपोर्ट मेरे पास है। आज तक कोई काम किया नहीं है। नोट कर लीजिएगा, 16 मई को फिर मिलेंगे। वहां पर पोस्टर लगे इंदौर में कि हम अपने सांसद को ढूंढ रहे हैं कि वो है कहां, आज तक काम क्या किया है उन्होंने। और ग्वालियर की जो आप बात कर रहे हैं, इनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मुरैना से, सांसद से मुरैना से भाग के ग्वालियर सुरक्षित सीट में आके समझ के आए हैं। और मैं आपको कह रहा हूं, इनके प्रदेश अध्यक्ष भी कम से कम 1 लाख वोट से हारने जा रहे हैं। ये आप देख लेना। जी मालवीय जी, आपका क्या कहना है कि बड़े दिग्गज नेता हैं जो लाखों के वोट से हमेशा जीतते आए, उन्हें ही लाखों के वोट से कांग्रेस इस बार हराने वाली है? मेरा तो ये कहना है कि आज के पूरे डिबेट को आप रिकॉर्ड करके रखें। अपन 16 मई को मिलेंगे। रवि भैया और मुझे जरूर बुलाइएगा, इतना एहसान आप जरूर करिएगा, और यही परिणाम आएगा और यही देखेंगे। जनता यही आप होगी, मैं होंगी, रवि भैया होंगे और ये जनता होगी, और फिर रिजल्ट बताएगा कि मिशन 29 सफल होता है या रवि सक्सेना जी जो दावा कर रहे हैं कि लाखों से लोग हारेंगे, आपको 29 सीटें पूरे देश में मिलेंगी। ये तो मैं आपको आज कह रहा हूँ। आपका अगर मिशन 29 है देश में तो 29 सीटें तो आपको मिलेंगी। आपने कहा मिशन 29 बात स्टेट तो देश, राष्ट्र का चुनाव हो रहा है, राष्ट्र का चुनाव हो रहा है आज जी। लेकिन सक्सेना जी, आज हम मिशन 20 तो आपको देश में, लेकिन मध्य प्रदेश की मिशन 29 की ही बात कर रहे हैं आज। अगर हम बात करें अभी फिलहाल में, सिर्फ मुद्दों से
भटकने का काम है रवि भैया का, और कोई काम नहीं है। चलिए ठीक है, अगर सक्सेना जी मुद्दों से भटकते हैं तो मैं एक बार फिर लौटती हूँ और आपसे बात करती हूँ कि शिवराज जी ने कल एक, शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि नरेंद्र मोदी और शिवराज 1+1 = 2 नहीं होगा, =11 होगा। मतलब विधानसभा चुनाव में तो शिवराज की आंधी चली है, लेकिन जब लोकसभा चुनाव आया है तो नरेंद्र मोदी की लहर के साथ 29 सीटें पूरी की पूरी जीत जाएगी बीजेपी। सक्सेना जी, आपको क्या लगता है? मैं तो शिवराज जी के इस झूठ को इस तरह से कहूंगा कि जिस मुख्यमंत्री का इस पूरे प्रदेश के अंदर एक पोस्टर नहीं लगाया मोदी ने, वो 29 सीट दिलाने की बात कर रहे हैं। कहीं एक बड़े नेता का फोटो नहीं है, केवल और केवल मोदी जी का फोटो लगा है और एक स्लोगन लिखा है, वो भी झूठ का पर्याय है। इस तरह का अगर शर्मनाक तरीके से शिवराज सिंह चौहान का मध्य प्रदेश में अपमान हो रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, और अगर वो ये बात कह रहे हैं तो उन्होंने एक और एक जो कहा है ना, 2 टांगे बनाई हैं, अब हम दौड़ भगेंगे यहाँ से, हम यहाँ पर सीट वीट दिलाने वाले नहीं है। आप समझा करो, शिवराज जी बड़ी अकल से बात करते हैं कभी कभी। उन्होंने कहा है हम और एक 2 नहीं है, 1+1 नहीं है, हम 1 और 1 11 हैं और 2 टांगों पे भागने वाले हैं। जी मालवीय जी, जिस तरह से अपमान की यहाँ पे बात आई है तो काफी समय से ये चर्चा चल रही है कि बीजेपी में अपने ही लोगों का अपमान किया जा रहा है, अपने ही लोग दरकिनार किए जा रहे हैं। तो ऐसे में क्या लगता है जो मिशन 29 है और जो कांग्रेस पर तीखी प्रतिक्रिया हो रही है कि इस बार 29 सीटें आएंगी, उसके किले को ध्वस्त किया जाएगा, मुमकिन हो पाएगा आपके लिए जब आपके ही कार्यकर्ता और बड़े लोग खुश नहीं है? किसी को भी अपमानित नहीं किया जा रहा, इनकी जानकारी अधूरी है। ये कह रहे हैं मोदी ने अपने पोस्टर लगाए, मोदी जी अपने सभा में रो रहे हैं, मोदी जी के एक घंटे रुदन कर रहे हैं कि मेरा टिकट रामेश्वर शर्मा ने कटवा दिया। आज सारे अखबारों में निकला हुआ है और ये कह रही है कि असंतोष और अपमान नहीं हो रहा है। अब आप इन्हीं से बात कर लो, आप पहले अपनी बात कर लो तभी मैं बोलूंगी। सक्सेना जी, मालवीय जी आप बोलिए अब। जी बोलिए मालवीय, क्योंकि इनके बीच में बोलने की बहुत आदत है। हाँ, चलिए। शिवराज जी ने यदि कहा है कि 1 और 1 11 होंगे तो 100% ये बात सत्य कही है, क्योंकि यह जो चुनाव है मध्य प्रदेश में जब हम 29 की बात कर रहे हैं तो हमारे साथ 3 फैक्टर इस चुनाव में बड़े फैक्टर हैं जो काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की सरकार की उपलब्धियां हैं जिसके आधार पर हमने तीसरी बार सरकार बनाई है, नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री का नेतृत्व है, और कांग्रेस की विसंगतियां हैं, कांग्रेस की असफलताएं हैं जिससे जनता त्रस्त हो चुकी है, जिससे जनता ऊब चुकी है जी। इन सारी चीजों को लेकर के जनता केवल और केवल मालवीय जी, आपसे उपलब्धियों के बारे में एक बात जानना चाहूंगी कि किस तरह की उपलब्धियां मिल रही हैं मध्य प्रदेश में। अगर बात करें तो कुछ दिनों पहले महिला सुरक्षा को लेकर बहुत बड़ी बड़ी वारदातें सामने आई हैं, फिर ओलावृष्टि हुई है, किसानों को राहत पैकेज मिलना था लेकिन उतना नहीं मिल पाया है। तो किस तरह की उपलब्धियों की बात कर रही हैं जिसके बिहाफ में आप लोकसभा चुनाव जीतेंगे? ओलावृष्टि अच्छा विषय आपने शुरू किया जी। भैया बैठे हैं, गए थे हम केंद्र में 4 बार गुहार करने, 495 करोड़ रुपया दिए हैं मेमोरेंडम इतनी बेईमानी के बोलो मत, इतना बड़ा झूठ बोला कि 2000 करोड़ रुपया नहीं दूंगा, बाद में सक्सेना जी मैं बात कर रही हूँ राष्ट्रीय किसान, मैं बात करती हूँ मालवीय जी से, नहीं मैं बात कर रही हूँ, मैं उनसे मालवीय जी को आंसर दे रही हूँ, मालवीय जी को भी आंसर दे रही हूँ। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आपने किसानों के लिए 6000 लगभग 5700 कुछ करोड़ रुपए का मांगा था, लेकिन 400 कुछ करोड़ का आया। लेकिन तभी भारतीय किसान संघ के जो प्रमुख है राम कक्का ने बयान दिया था कि जो राज्य सरकार है उसने अपनी प्राथमिकता नहीं दिखाई, उसने केंद्र सरकार के पास वो तुरंत चली गई, लेकिन खुद एक राहत पैकेज जो देना था वो नहीं दिया उसने। राज्य सरकार ने 24 घंटे के अंदर अपनी प्राथमिकताएं दिखाई हैं। 2000 करोड़ रुपए लेखानुदान से तुरंत सैंक्शन किया, वो विकास कार्यों के जो अनुदान था। आपको चैलेंज इस चैनल के माध्यम से अगर एक रुपया भी किसी किसान को मिला हो राहत का तो मैं आज से राजनीति छोड़ दूंगा। मैं आपको इस चैनल पे कह रहा हूं, केवल झूठ बोलने से काम नहीं चलेगा, किसान का आंसू पोंछना पड़ेगा। केवल हवाई दौरे करके और बड़ी बड़ी बातें करने से किसान का दुख दर्द नहीं मिटेगा, उसकी आत्महत्याएं नहीं मिटेंगी। किसान के साथ खड़ा होना पड़ेगा। कोई मेमोरेंडम नहीं दिया केंद्र सरकार में, ऐसे कोई पैसा मिलता है क्या? कोई किसी का घर का पैसा है? एक मेमोरेंडम बनाना पड़ता है, सर्वे कराना पड़ता है। आज तक कोई सर्वे कंप्लीट नहीं हुआ। 4 दिन पहले मेमोरेंडम दे के आए सर, उससे पहले सारे बड़े नेता कांग्रेस के जाके प्रधानमंत्री से कह के आए कि आप दे। उन्होंने कहा भाई मेमोरेंडम तो दो, पैसा किस बेसिस पे मैं दूं, सर्वे तो कराओ।
तुरंत 495 करोड़ रुपए जारी किए, उसमें से 1 रुपया किसी को अभी तक लेकिन नहीं दिया महाराष्ट्र को है। लगभग 800 करोड़ रुपए आपने जारी किए हैं, अरे जबकि केंद्र मांगना सरकार तो में उतना मैडम, ज्यादा नुकसान नहीं हुआ मोनिका, है। मेरा जी। ये कहना है, अगर कोई नुकसान अगर किसी का 5 रुपए का हुआ है तो बताना पड़ेगा, सर्वे उससे कराना पहले पड़ेगा, मुख्यमंत्री जी सर्वे चले के गए थे, आधार कैसी पर ही बातें पैसा करते हैं। मिलता चलिए है। सक्सेना ये जी, सरकारी धन सक्सेना है, जी, ये सक्सेना किसी के जी। घर का पैसा नहीं है, चलिए। इसको देने का एक तरीका है, सिस्टम है। चलिए तरीका है, हाँ, सिस्टम बोलो, आप हम सही तो कह रहे रोंटाई हैं। करेंगे और करते रहेंगे, ठीक है, इसीलिए ठीक है। यही रोंटाई के कारण तो ये सब बातें हो रही ये कौन सा काम हो गया? नहीं सक्सेना जी, पैकेज तो 5000 कुछ करोड़ का मांगा गया था, अरे लेकिन मांगने का आधार हम तो वो उसमें होना नहीं, चलिए चाहिए, ठीक है, उसमें मोनिका। आधार नहीं है, हम आपकी बात से सहमत हो या ना हो। लेकिन मालवीय जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप इन्हीं उपलब्धियों को लेकर, इन्हीं विकास को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और मिशन 29 कंप्लीट कर पाएंगे, मुद्दा ये है। और कांग्रेस के ऐसे गढ़ जहां पर हमेशा से लगातार कांग्रेस विजय रही है, अगर कमलनाथ जी की बात करें, कमलनाथ छिंदवाड़ा से सांसद हैं, वो भी विकास की बात करते हैं, तो ऐसे में तो आप भी विकास दिखा रही हैं, वो भी विकास दिखा रहे हैं, तो फिर कौन को किसको चुनेगी जनता? देखिए, विकास की जहां आप बात कर रहे हैं जी, तो विकास में केवल ओलावृष्टि नहीं आती, ओलावृष्टि तो मध्य प्रदेश के ऊपर कहर आया है और उस कहर को हमने हमारे किसानों से कहा है, केंद्र की सरकार सहयोग दे अथवा ना दे, मध्य प्रदेश की सरकार एक एक किसान की भरपाई करेगी। जी, यह विकास नहीं है, यह तो उनके आंसू पोंछने का काम है, उनके जख्म पर मरहम लगाने का काम है। इसके साथ ही हमने और भी चीजें उन भाइयों को दी हैं जो बर्बाद हुए हैं, उन्हें आज हम सस्ता अनाज दे रहे हैं, उनकी बेटियों की शादी की व्यवस्था के लिए पैसा दे रहे हैं। ये तो एक छोटी सी चीज है, लेकिन अगर आप विकास की बात कर रहे हैं तो प्रदेश की विकास दर देखिए। यदि आप विकास की बात कर रहे हैं तो आज सिंचाई का रकबा जो मध्य प्रदेश में बढ़ा है वो देखिए, बिजली का उत्पादन देखिए, उद्योग धंधे देखिए, युवाओं को रोजगार की बात देखिए, बहनों के सुरक्षा की जहां आप बात कर रहे हैं, तो फिर हमारी योजनाओं पे आइए तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि एक सिरे से जो हितग्राही मूलक योजनाएं हमने चलाई, जिसके कारण आज मध्य प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनी। रवि भैया अभी हंस रहे हैं, लेकिन रवि भैया इससे दोगुनी तेजी से चिल्ला रहे थे विधानसभा के पहले, हमारी सरकार बन रही, इतनी सीटें आ रही। आखिर में क्या हुआ? आखिर में इनका आखिर में इनका फुग्गा निकल गया है और फिर दूसरे दिन कहने लगे हमने जनता का निर्णय स्वीकार है, तो इनको दोबारा वही निर्णय फिर से स्वीकार करना पड़ेगा। बताएं सक्सेना जी, जनता का निर्णय आपको स्वीकार करना पड़ेगा। आप अगर देखें तो प्रजातंत्र में और लोकतंत्र में केवल और केवल जनता निर्णायक होती है, पर कई बार आप देखें कि जनता का जो निर्णय होता है उसको धोखाधड़ी से, जगलरी से लोग अपने पक्ष में कर लेते हैं। पिछली बार ऐसा हुआ है और कर दिया गया है। अब उसके जब भी हमारे पास दस्तावेज आएंगे, चीजें आएंगी, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं लगी हैं, दूध का दूध पानी का पानी होगा। आज विषय वो नहीं है, आज विषय इस बात का है कि जो प्रदेश का किसान है जो बर्बाद हो गया है, जिसकी फसलें पूरी बर्बाद हो गई हैं, ये बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं कि हमने ये योजना चलाई, वो योजना चलाई। मुझे ये बता दें राजू जी, एक भी योजना ऐसी हो जो केंद्र सरकार की ना हो और केंद्र सरकार से फंडिंग नहीं हो, तो मैं आप जो कहोगे वो कर लूंगा। आपके पास तो तनख्वाह बांटने के पैसे नहीं है, आपने तो सारे ओवरड्राफ्ट, अरे ओवरड्राफ्ट करने का नौबत कहां से आएगी? जब हमने यहाँ से पैसा आपको दिया कि इस किसानों की भलाई के लिए करिए, तो वो पैसा आपने डाइवर्ट कर लिया अपनी तनख्वाहों में। तो आप तो इस तरह से जगलरी करके सरकार चला रहे हो। हमारी जनता और आपको केंद्र सरकार ने 4,85,000 करोड़ रुपया दिया, 95,000 करोड़ रुपए का, 95,000 करोड़ रुपए का आपने प्रदेश के ऊपर कर्जा लाद दिया और आप कह रहे हैं हमने विकास किया। ना तो सड़क है, ना बिजली है, ना पानी है, और ना आप किसान को कोई राहत है। तो ऐसे लोग ऐसे समय में अब भारतीय जनता पार्टी का पूरा चेहरा किसान के सामने, मजदूर के सामने, व्यापारी के सामने, छात्रों में, आप देखिए इतना बड़ा व्यापम घोटाला किया। मुख्यमंत्री स्वयं खड़े होकर विधानसभा में कह रहे हैं कि 1000 नियुक्तियां गलत हुई हैं, बाकी तो सब ठीक हुई है। तो आप मुझे बताएं, आप मुझे एक बात बताएं कि विधानसभा में मुख्यमंत्री ये बात कह रहा है। अरे मुख्यमंत्री जी, आपको तो जुबान पे ताला लग जाना चाहिए था, आपने इतना बड़ा स्वीकार किया आपने विधानसभा में, आपको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए था। आप जिस तरह से तो बात जो धोखा दिया है व्यापम के मामले में युवाओं के साथ,
महिलाओं के साथ जिस तरह का आप देख रहे हैं, रोज अखबार में पढ़ रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ जिस तरह से दुष्कर्म किए जा रहे हैं, जिस तरह से कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है, लोग रोज चोर डकैती और क्या कहते हैं दुराचार और अत्याचार हो रहे हैं, ऐसे समय में अगर ये सुशासन है तो मैं समझता हूं कि शिवराज जी, भारतीय जनता पार्टी को मेरा कोटिश नमन कि वाह क्या सरकार चला रहे हैं आप। अगर यही सरकार है और यही स्वराज है तो फिर मैं समझता हूं इससे बड़ा कुशासन कोई हो नहीं लेकिन सकता। सक्सेना जी, ये मुद्दे तो विधानसभा चुनाव के दौरान भी उठे ठीक थे है, और आपने तब भी सत्य कहा था मैंने- कि हम इन मुद्दों पर आगे बढ़ेंगे, विधानसभा चुनाव में तस्वीर बदल देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष में होते हुए भी आप ये मुद्दा प्रॉपर तरीके से नहीं उठा पाए। अगर आप जनता की भलाई की बात करते तो क्यों जनता तक ये संदेश नहीं पहुंचा, क्यों आपको वहां विफलता मिली और अभी दोबारा आप इन्हीं मुद्दों पर लौटना चाहते हैं लोकसभा चुनाव में? तो किस तरह फतेह करेंगे? देखो मोनिका, मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं, ये बहुत एक सीरियस बात आपको कह रहा हूं कि सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं हो सकता। जो सत्य है वो उस समय भी मैंने कहा था और आज भी मैं कह रहा हूं, सत्य को परेशान किया जा सकता है, बहुत बड़े बड़े झुटेले आके बड़ी बड़ी बातें करके बड़ा बड़ा आडंबर रच के उसको सत्य को दबा सकते हैं, पर सत्य एक दिन उजागर होता है, लोगों के सामने सत्यता सामने आती है, तब लोगों को मालूम पड़ता है कि ये सच्चा है और वो जो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था वो झूठा था। जैसे कि इन्होंने कहा था कि कसम राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे और तारीख नहीं बताएंगे, आज तक मंदिर नहीं बना। इनका कौन सा ऐसा काम है? गो हत्या का आज ही मैंने फेसबुक पे देखा, एक कार के अंदर गुजरात के अंदर गो मांस भर के ले जाया जा रहा था, आज ही पकड़ा है वहां पुलिस ने। तो कुल मिला के बात यह है कि बीजेपी कथनी और करनी से अलग है। सक्सेना जी, मालवीय जी को भी बोलने देते हैं आप। तो बीजेपी का अब मैं आपसे सहमति इसलिए जाहिर करना चाहती हूँ, वरना प्रश्न चिन्ह आप मुझ पर लगाएंगे। तो आप यही कहना चाह रहे हैं ना कि बीजेपी कथनी और करनी में फर्क है? निश्चित रूप से। बिल्कुल। अब मालवीय जी बताइए, बीजेपी की कथनी और करनी में फर्क है, ऐसे में मिशन 29 कंप्लीट कैसे होगा? भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। हमने जो कहा है हमने वो किया है और हमारी योजनाओं को, जो हमने मध्य प्रदेश की हितग्राही मूलक योजनाएं चलाई, जिनसे इस देश का में मध्य प्रदेश की एक अलग तरह की साख बनी है। मध्य प्रदेश आज बीमारू राज्य से विकसित प्रदेश की गिनती में आया है, बल्कि मैं कहती हूँ कि आने वाले 5 सालों में मध्य प्रदेश 1 नंबर का प्रदेश बनेगा। इस संकल्प के साथ हमने मध्य प्रदेश की सरकार चला रहे हैं। निश्चित रूप से यह मिशन 29 को फतेह करने में भी एक मील का पत्थर साबित होगा। यह बात आपको 16 तारीख को बहुत स्पष्ट हो जाएगी जी। मैं बहुत ज्यादा आरोप प्रत्यारोप करने में विश्वास नहीं रखती, मैं तो परिणामों में विश्वास रखती हूँ कि रवि भैया भी यही है, आप भी यही और मैं भी और जनता भी। मालवीय जी, कहा जाता है कि युद्ध में अगर सेनापति अच्छा हो तो काम अच्छा है, लेकिन सैनिक को मजबूत होना जरूरी होता है। अगर आप बोलते हैं कि आपके सेनापति जैसा कि शिवराज सिंह चौहान हैं, लेकिन सैनिक की बात करें तो बागी नेता शामिल हैं जो कांग्रेस से आए हैं बीजेपी में, और जब वो खुद अपनी पार्टी के नहीं हो सके हैं, तो ऐसे में क्या लगता है आपको कि उन पर आप दांव खेल सकते हैं? और क्यों? कल तक जिस कांग्रेस नेता के खिलाफ आपकी पूरी बीजेपी खड़ी थी, आज उसी कांग्रेस नेता को सपोर्ट करना है। ऐसे में जो लोकल वहां का स्थानीय कार्यकर्ता होगा वो थोड़ा कंफ्यूज नहीं होगा, थोड़ा असमंजस में नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है। उस कार्यकर्ता को वो सारी बातें बता दी गई हैं और सारी चीज़ों के आधार पर विभीषण भी युद्ध के पहले ही आए थे ना, इसलिए वो जो कार्यकर्ता हमारे भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस से आए हैं उनका भारतीय जनता पार्टी ने स्वागत किया है, अभिनंदन किया। इनकिया तो कुछ बचा ही नहीं ना, तो छोड़ छोड़ के भग रहे हैं लोग। अब छोड़ छोड़ के भग रहे हैं लोग। तो आपने बड़ी सांसद में डाल दिया आपने राजू को, बेचारी ना तो उगल पा रही है इस बात को, ना निगल पा रही है। बहुत बेचारा, वो खुद आहत है, मुझे मालूम है। वो बहुत समर्पित कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी की। इस सारे क्रियाकलापों से वो खुद बहुत आहत है। भारतीय जनता पार्टी का छोटे से छोटा कार्यकर्ता बहुत आहत है। वास्तव में जो भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह का, मैंने कहा कि घिनौना चेहरा दिखाया है अपने कार्यकर्ताओं को, कि दूसरी पार्टियों के लोगों को ले जा के उन्होंने अपने लोकसभा की टिकट दी, विधानसभाओं की टिकट दी है। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है उसका मनोबल टूटा है और वो आहत हुआ है। और मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से इस चुनाव में वो इनको बता देगा कि आपकी मनमानी चलने वाली नहीं है। तो सक्सेना जी, आपकी क्या रणनीति रहेगी लोकसभा चुनावों के लिए, अगर आप इस तरह से बात करें? हमेशा से एक ही स्टैंड रहा है कि हम लोग अपनी विचारधारा पे चुनाव लड़ते हैं, अपने कामों पे चुनाव लड़ते हैं। आज ही सोनिया गांधी जी ने जो चुनाव मैनिफेस्टो दिया है उसमें उन्होंने कहा कि जो हमारे 2004 और 2009 का
हमारा चुनाव मैनिफेस्टो था, उसकी 95% जो हमारी घोषणाएं थी वो हमने कंप्लीट कर दी। झूठ, आज सफेद झूठ। आज देखिए, अगर आप झूठ को ऐसे झूठ बोलने से कुछ नहीं होगा, ये सब कागजों पे है और कागजों में कभी झूठ नहीं बोला जाता। मुंह से आप झूठ सच बोलते रहे, वो तो आपके नेता कर ही रहे हैं कि 5-7 कागज लिख के ले आते हैं, एक कागज में सोनिया जी को गाली बकते हैं, एक में राहुल जी को, एक में कांग्रेस को, और जिस प्रदेश में जाते हैं वहां के मुख्यमंत्री को, और 5-6 चुटकुले छोड़ के और वहां से दफा हो जाते हैं। न जनता से मिलते हैं, न जनता के बीच में जाते हैं, और न जनता से बात करते हैं। और जो लोग भीड़ आई है, मीडिया भी नहीं दिखा रही है कि वो भीड़ में लोग आए कौन है, पहले पता तो कर लो कि वो कौन है, कौन ऐसे भाड़े के टट्टू वहां लाए जा रहे हैं जो बाहर खड़े होके केवल मोदी 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 चिल्लाते रहते हैं, ना उनका भाषण सुनते हैं, ना उनके भाषण को समझते हैं, और ना उनके भाषण से उनका कोई लेना देना है। मालवीय जी की भी बात सुन लेते हैं। भाड़े के टट्टू बुलाए जाते हैं जो नरेंद्र मोदी के नारे लगाते हैं, ऐसे में नरेंद्र मोदी की हवा है या सिर्फ गुब्बारा है जो फूट जाएगा? हवा नहीं है, सब हवा निकल गई। देखिए, जो कुछ करता रहता है उसे वो याद रहता है कि कांग्रेस में होता रहा होगा, इसलिए इन्हें वही भाड़े के टट्टू याद है, आरोप लगा दो, सकता है इन्हें ही भेजे हो, ये ऐसा इनको लग रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी में जो लोग आए हैं उनका बाकायदा रजिस्ट्रेशन हुआ है, सभाओं में भी बिना रजिस्ट्रेशन के कार्यक्रम। और आपने देखा होगा कि तो कई भोपाल में 3000 आदमी भी क्यों इकट्ठे नहीं कर पाए आप लोग मोदी की सभा में 3000 आदमी भी इकट्ठे नहीं कर पाए। बात तो करने दो। हाँ। 3000 करे या 300 करे वो तो हम बताएंगे ना आपको, अभी हम बता रहे हैं ना आपको, सुनो तो आप। 5 रुपए का शुल्क देकर भी सभाओं में लोग आए हैं जिनका प्रॉपर रिकॉर्ड एंड प्रॉपर डाटा है। ये हमसे क्या बात करेंगे? दूसरी बात, ये 3000 की बात कर रहे हैं, इन्हें ये नहीं मालूम कि शादी का रिसेप्शन और सत्यनारायण कथा में अंतर होता है। शादी के रिसेप्शन में अगर 7 लाख लोग थे तो सत्यनारायण कथा में 2,500-3,000 सरकारी तामझाम के बाद सरकारी तामझाम से इकट्ठा करना और जो अधिकारियों और कर्मचारियों को टारगेट देना कि आप लोग इतने भीड़ लेके आओगे। अरे आप क्या बात कर रहे हैं? यही आपके साथ सरकारी तामझाम पे आप लोगों ने इकट्ठे किए, वो भी 80-85 हजार आदमी का आंकड़ा आया, आप 7 लाख 4 लाख चलना लगे। तो मेरे को आप ये बताओ, जब अपनी दम पे आपको इकट्ठा करना था तो 3000 आदमी आप इकट्ठे नहीं कर पाए। तो मेरा ये कहना है राजू, आप बहुत समर्पित कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की, मैं आपसे ये तवक्को करूंगा कि आप सत्य को कम से कम स्वीकार करो। हम तो सत्य के अलावा कुछ बोलते ही नहीं। अरे क्या बात है, इससे बड़ा झूठ हो नहीं सकता। चलिए सक्सेना जी, आपसे बात करते हैं। जिस तरह से अगर हम देख रहे हैं कि गुना में ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, छिंदवाड़ा में कमलनाथ है, तो इनके अगेंस्ट में उन लोगों को उतारा गया है जो बीजेपी से हार चुके हैं, इनके सामने हार चुके हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है कि दोबारा फिर वही कैंडिडेट अगर उतारे जाते हैं जिनके जीतने की गुंजाइश कम होती है, तो कहीं ना कहीं ये सवाल उठता है कि क्या बड़े नेताओं को जानबूझकर जिता दिया जाता है या फिर बीजेपी डरी हुई है आपके किलों से? निश्चित रूप से बहुत डरी हुई है। कल अगर आप देखें जो सभा हुई थी शिवपुरी में और मुख्यमंत्री स्वयं वहां मौजूद थे, उनके सामने जिस तरह से नाटक हुआ और वसुंधरा राजे और वहाँ के जो जयभान सिंह पवैया उनके बीच में जिस तरह का वाक युद्ध हुआ, आपने देखा होगा, सारे लोगों ने उसको देखा है, आपके चैनलों ने भी दिखाया है। निश्चित रूप से ये बहुत शर्मनाक घटना है और वसुंधरा राजे ने सही बात कही कि वो विजय राजे सिंधिया की आपको समाधि से छतरी से मट्टी लाके अपने सर पे लगाना चाहिए, माथे पे लगाना चाहिए, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जब वो जनसंघ थी उसको अपने पैसे से पोषित किया, पल्लवित किया और सिंचित किया। आप लोग अगर ऐसे बातों को, ऐसी सच्चाइयों को झुटला रहे हैं और किले की बात करके वहां पर इस तरह का अपमान करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कम से कम अपने गिरेबा में झांक लेकिन इंदौर से सक्सेना जी, आपने भी तो सत्यनारायण पटेल को टिकट दिया है जो पहले सुमित्रा महाजन से मात खा चुके हैं। देखिए, मात्र 11,000 वोट से वो हारे थे और लोकसभा में 11,000 वोट से कोई हार नहीं होती है। और सुमित्रा महाजन जी को अब वो 1 लाख से ऊपर वोटों से हराने जा रहे हैं। जी मालवीय जी, आपका क्या कहना है इस बारे में? मैंने आपको पहले जो कहा, मैं उसी अपनी बात पे अड़ी हूँ। मिशन 29 हम फतेह करेंगे और 16 तारीख को परिणाम हमारे सामने आएंगे। लेकिन मालवीय जी, सवाल ये उठता है कि क्या बड़े नेताओं को, भले ही वो किला हो या ना हो, आपसी सेटिंग के जरिए, फिर चाहे बीजेपी और कांग्रेस हो, जिता दिया जाता है, उनके सामने कमजोर प्रतिद्वंदी को खड़ा किया जाता है। कमजोर प्रतिद्वंदी नहीं है, लेकिन हारे हुए हैं। हार जीत तो राजनीति में लगी रहती है, कोई नई बात थोड़ी है। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि अगर जो व्यक्ति जो हारा है वो जीता भी है, फिर से किसी नए चेहरे को लेके आए? जो हारा है वो जीता भी है।
अगर आप छिंदवाड़ा की बात करें तो चंद्रभान जी हमारे पूर्व मंत्री भी हैं उपचुनाव में। हाँ जी। तो और अगर आप ग्वालियर की बात जयभान सिंह जी की बात करें तो जयभान सिंह जी सांसद पहले रहे भी हैं, इसलिए हार जीत तो चुनाव में लगी रहती है, लेकिन आप उससे उन्हें अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। मैं आपसे फिर कह रही हूं, हम ये दोनों सीटें जीतने जा रहे हैं। सिर्फ दोनों ही सीटें? और नहीं, कौन कौन से गढ़ लगता है दोनों आपको? सीटों की बात की, जी इसलिए जी मैं जी कह रही हूं। बिल्कुल नहीं, मैंने दोनों आपने सीटों की दोनों बात सीटों की बात मान की। लीजिए मैंने दोनों सीटों की बात की, लेकिन हाँ। अगर आप बात करें कमलनाथ के अगेंस्ट जो आपने चौधरी चंद्रभान सिंह को उतारा था, तो उपचुनाव में जीते थे। और गुना की बात रही तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जब तक नहीं थे तब तक जयभान जो मलैया उनका नाम था, इतिहास बन जाएगा नया, उसमें क्या बात है। तो आप एक बार इतिहास बनाएंगे इस बार? बिल्कुल हाँ, बनाएंगे। बिल्कुल। सक्सेना जी, आपको लगता है इतिहास बनेगा? हार की हैट्रिक बनेगी ना, मैं कह रहा हूँ दोनों की हार की हैट्रिक बनेगी, और निश्चित रूप से जो ये कह रही है इतिहास बनेगा। जयभान सिंह पवैया 16 और तारीख इनके दूर नहीं है इनके जो रवि भैया। चंद्रभान है, दोनों हारेंगे। मैं आपको यही कह रहा हूँ, कमलनाथ जी ने इनको 2 बार हराया है, तीसरी बार हराएंगे। माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने इन्हें 2 बार हराया, तीसरी बार फिर हरा देंगे। इनके लिए तो हैट्रिक बन जाएगी और वो इतिहास बनेगा दोनों की हार का। जी मालवीय जी, आपको क्या लगता है कि आप इस बार इस तरह का इतिहास बनाएंगे या मिशन 29 प्लस, क्योंकि मैं इसलिए बोल रही थी कि 72 प्लस होने वाला है उधर भी, यहाँ पर भी प्लस, इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ के साथ और भी जो आसपास के राज्य, वहां पर भी आप इतिहास दोहरा लेंगे? बिल्कुल, हमने तो 272 का देश में आंकड़ा जो आपको दिया है, वहां हमारा लक्ष्य है 272 प्लस 272। आपको भी कह रहे हैं 272, रवि भैया को भी आपके सामने कह रही हैं 272। ऐसे में नरेंद्र मोदी ने जो मिशन 185 शुरू किया है, उससे क्या प्रभाव पड़ेगा? जीत कर उस 272 के बड़े आंकड़े में वो मिशन 29 का सहयोग मध्य प्रदेश की ओर से होगा। मैं ये पूरे दावे के साथ, पूरे विश्वास के साथ स्टेट न्यूज को कहने चाहती हूँ। तो मालवीय जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि किस तरह की रणनीति आप बना के चल रहे हैं? क्या नीति है बीजेपी की? जिस तरह से हम लोग सब सुनते आए हैं कि चाल चरित्र चेहरे की राजनीति करती है, लेकिन सक्सेना जी बोल रहे हैं अब वो नीति नहीं रही है, वो बात नहीं रही है, और खुद कई विद्रोही स्वर यहाँ उभर कर आ रहे हैं बीजेपी में। तो ऐसे में किस तरह की नीति काम आएगी बीजेपी के लिए लोकसभा चुनाव में? देखिए, कोई विद्रोही सर नहीं है। पार्टी में, परिवार में राजी नाराजी होती रहती है, लेकिन परिवार ही होता है। और उस परिवार में उस नाराजी को अगर कहीं छोटी मोटी होती है तो उसको दूर भी कर लिया जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में हमारी बूथ के नीचे तक की तैयारी है। हमारे मतदाता सूची के पेज प्रमुख भी बन चुके हैं, जो एक पेज पर रहने वाले उन मतदाताओं की ही चिंता करेंगे। वो उन मतदाताओं को बूथ तक पहुंचाकर वोट डलवाएंगे। ये जवाबदारी मेरे कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने दी हुई है। हम ऊपर से नीचे तक, जहां ऊपर हमारे वरिष्ठ नेतृत्व मैदान में होगा, वहीं हमारा नीचे का बूथ का कार्यकर्ता भी नरेंद्र मोदी जी की भूमिका में ही होगा। और इसलिए इस पूरे विषय के साथ हम अपनी नीति के साथ, हम अपनी नियत और नेता के साथ, मध्य प्रदेश की उपलब्धियों के साथ, नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री पद के गर्व के साथ कि हम गौरवान्वित हैं इस बात से कि प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी जी जैसा चेहरा मिला के मालवीय जी, आप चेहरे की राजनीति के चलते लोकसभा चुनाव जीतने की बात कर रहे हैं। मैंने चेहरा अकेला नहीं कहा, आप पूरी बात बोले, यहाँ पे एक बात नहीं बोल रहे। मैंने आपसे कहा नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। हमारी विजन है, हमारी नीति अच्छी है, हमारी नियत अच्छी है और हमारा घोषित नेता है। उसके साथ साथ हमारा बूथ लेवल तक का मजबूत संगठन है। इन सारी चीजों के साथ हम मिशन 29 मध्य प्रदेश में फतेह करेंगे और 272 प्लस केंद्र में फतेह करके हम सरकार बनाने जा रहे हैं। जी सक्सेना जी, जिस तरह से मालवीय जी बोले, उनका संगठन मजबूत है, उनके पास चेहरा भी है, नीति भी है, सब सारी चीजें हैं बीजेपी के पास। और कहीं ना कहीं ये खबर आती है या लोग बातें करते हैं कि कांग्रेस एक चेहरा नहीं दे पाई है। नीति की बात हो या ना हो, लेकिन एक जो चेहरा नरेंद्र मोदी का उभर के बीजेपी ने दिया है, कांग्रेस ने नहीं दिया है। कहीं ना कहीं ये माइनस पॉइंट कांग्रेस के लिए साबित ना हो जाए। देखिए मोनिका, अगर आप भारतीय संविधान को अगर समझती हैं, बेचारी राजू तो बहुत सारी चीजें समझ नहीं पाती हैं। कमिटेड कार्यकर्ता हैं, इनको केवल एक बता दिया है, इतना आपको बोलना है, वो बोलती हैं। पर आप लोग सब बुद्धिजीवी वर्ग से आते हो, तो संविधान जो है उसमें ये कहा गया है कि हमारे यहाँ डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है। हमारे यहाँ आर्टिकल 75 में कहा गया है कि जनता लोकसभा के उम्मीदवारों में से एक को चयन करके भेजेगा। वो सारे
जो मेंबर्स हैं मिलकर प्रधानमंत्री का निर्णय करेंगे, चुनेंगे। अब इन्होंने तो अमेरिका की एक कंपनी एप्को है, उसको हायर कर रखा है। तो 500 करोड़ का एप्को विज्ञापन तो वही मिला है ना? एक पूरी मेरी बात पूरी सुन लें, अभी बुद्धिजीवी वाली टॉक हो रही है, वो जब वो वाली बात होगी तो मैं आपसे दूसरी बात तो मैं यहाँ पे आपको इंटरप्ट करना चाहूंगी सक्सेना जी। इंटेलेक्चुअल टॉक। नहीं मैं आपसे इंटरप्ट करना चाहूंगी कि जापानी कंपनी को भी बुलाया गया पीआरओ राहुल गांधी के लिए। आपको जो बात कहना चाह रहा हूँ ठीक। कि वो जो एप्को कंपनी है उसको हिंदुस्तान के चुनाव का कोई आइडिया नहीं है। उन्होंने अमेरिकन चुनाव देखे हैं, क्योंकि अमेरिका में 2 राष्ट्रपति का चुनाव होता है, 2 पार्टियां हैं, रिपब्लिक्स हैं, डेमोक्रेट्स हैं, उनके एक कैंडिडेट खड़े होते हैं, उनके बीच में युद्ध होता है। ये भारत में उस कंपनी को, मेरी पूरी बात सुन ले, उस कंपनी को इन्होंने ठेका दिया। उस कंपनी ने कहा कि हमको अगर मार्केटिंग करनी है मोदी जैसे आदमी की तो हमको क्या करें, तो उनको हिंदी फिल्में दिखाई गई। तो उसमें देखा कि उसमें एक खलनायक है, वो नीले पीले कपड़े पहन के, आड़ी टेढ़ी टोपियां पहन के, बड़े अजीब परिधान धारण करके, और फिर बड़े डायलॉग ऊंचे पिच पे बोलता है, नीचे पिच पे बोलता है, जोर से गर्राता है, दहाड़ता है, और लोग ताली बजाते हैं। तो वो सारा परिवेश मोदी जी को उन्होंने प्रदान कर दिया है। आप देखें मोदी जी के पूरे भाषणों को, कहीं कोई तथ्य नहीं है। कभी वो तक्षशिला को बिहार में बता देते हैं, कभी सिकंदर को कहीं पहुंचा देते हैं, कभी पोरस को कहीं पहुंचा देते हैं। ना उनको भूगोल का ज्ञान है, ना उनको किसी राजनीतिक ज्ञान है। सीधे सीधे झूठ बोलो, जोर जोर से बोलो, चिल्ला चिल्ला के बोलो, और ऐसे डायलॉग बोलो जिससे लोग प्रभावित हो जाए। तो प्रधानमंत्री का पद ऐसा नहीं होता। आज मैं आपके चैनल पे एक बहुत गंभीर बात कह के जा रहा हूं कि 10 साल से ये पद, प्रधानमंत्री का पद, कांग्रेस पार्टी के पास था। जिस पद को लेने के लिए इनके 20 साल 25 साल से संघर्ष कर रहे हैं, वो पद हमारे घर में था। हम जिसको चाहते उसको प्रधानमंत्री बनाते, पर हम देश हित में था कि मनमोहन सिंह जैसा अर्थशास्त्री वो देश का प्रधानमंत्री बने और देश को पूरी दुनिया के अंदर वो शक्तिशाली रूप से खड़ा कर सके। आज मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में आपको मैं बताऊं कि भारत सरकार ने इस देश को कांग्रेस की रीतियों और नीतियों के, सोनिया गांधी जी के नेतृत्व से आज विश्व की 8वीं महाशक्ति हमने बना दिया है। G8 में इंडिया सक्सेना जी, खड़ा अब होता है। मालवीय जी से भी बात करते हैं। आपको कहना चाहता हूं कि हम वो काम करते हैं जो देश हित में होता है। इनकी तरह देश का सोना विदेशों में गिरवी नहीं रखते हैं। हमारे पास आज जो सरप्लस है, जो हमने एक भी व्यक्ति का सक्सेना जी, वक्त कम है, मालवीय जी को भी मौका दीजिए। सक्सेना जी, आपने बताया कि अमेरिका की कंपनी थी एक्वा जो नरेंद्र मोदी की ब्रांडिंग हाँ एक्वा जो भी आप बोल रहे हैं, लेकिन जापानी पीआरओ तो दिया गया है राहुल गांधी को भी। सिद्ध करके बताए ना, आज तक एक बीज बता दे कि कोई जापानी कंपनी आई जी। मैं मालवीय जी से झूठ बोलने से तो कुछ काम मैं मालवीय जी से वही सवाल कर रही थी कि आप खुद भी अभी इंटरप्ट कर रही थी कि राहुल गांधी के लिए कंपनी का नाम पूछ ले। चलिए ठीक है, आप पूछेगा, लेकिन मैं यहाँ पे आगे बढ़ूंगी और बात ये करूंगी कि नरेंद्र मोदी का जो नाम सामने आपने एक चेहरा दिया है, लेकिन विधानसभा चुनाव में भी आपने ये चेहरा आगे करा था, सेमीफाइनल के तौर पे माना था। कांग्रेस ने उसे सेमीफाइनल भी नहीं कहा था और चेहरा भी नहीं दिया था, तब परिणाम उलट हुए थे। कांग्रेस बोल रही थी कि हम जीतेंगे विधानसभा चुनाव, लेकिन लोकसभा चुनाव अब आ गए हैं, फिर वही बातें हो रही हैं, फिर वही मुद्दे हो रहे हैं, फिर चेहरा नहीं है, फिर संगठन की बात हो रही है। तो मालवीय जी, आपको क्या लगता है, इस बार भी बीजेपी आगे बढ़ जाएगी कांग्रेस से? 100% भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी और केंद्र में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। देश की जनता आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ आशा भरी नज़रों से देख रही है। हमारे प्रधानमंत्री पद के दावेदार नरेंद्र मोदी जी की ओर आशा भरी नज़रों से देख रही है, क्योंकि देश की जनता तंग आ चुकी है महंगाई से, देश की जनता तंग आ चुकी है भ्रष्टाचार से, देश की जनता तंग आ चुकी है घोटालों से, देश की जनता तंग आ चुकी है हमारे सीमाओं पर होने वाले जवानों के अपमान से। और ये सारी परिस्थितियों में आज बहुत आवश्यक है कि यह देश बदलाव की जरूरत महसूस कर रहा है, और यह बदलाव होगा, निश्चित होगा, और भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार बनाएगी, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। जी, हमारे पास वक्त कम है, इसलिए हम मुद्दे पर एक बार फिर लौटते हैं और बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस के गढ़ हैं उसे बीजेपी हिला पाएगी या नहीं, और अगर हिला पाएगी तो क्या रणनीति रहेगी। यही क्वेश्चन मैं आपसे भी जानना चाहूंगी सक्सेना जी कि बीजेपी के जो गढ़ रहे हैं, जहां बीजेपी लगातार जीतती आ रही है, ऐसे में क्या कांग्रेस वहां इस बार फतेह हासिल कर पाएगी? पहले मालवीय जी आप बोले, फिर सक्सेना जी आप।
भारतीय जनता पार्टी ने मिशन 29 का जो लक्ष्य लिया है उसमें वे सारे गढ़ भी आते हैं जिन्हें आप कांग्रेस का गढ़ कह रही हैं, और हम 29 की 29 सीटें जीतने जा रहे हैं। जनता का आशीर्वाद फिर से भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और आप देखेंगे कि 29 सांसद मध्य प्रदेश में जीतकर केंद्र की सरकार में सम्मिलित होंगे। जी सक्सेना जी, आपको क्या लगता है? देखिए, मैं तो भारतीय झूठ पार्टी का मेंबर नहीं हूँ, इसलिए मैं इस तरह की बात नहीं कहूँगा। मैं तो जो सत्य है वो कहूँगा, पर मैं आपके चैनल पे निश्चित रूप से ये कह के जा रहा हूँ कि केंद्र में यूपीए 3 की सरकार बनने जा रही है और मध्य प्रदेश में जो हमारा पिछला प्रदर्शन था उससे बहुत अच्छा प्रदर्शन हम करने जा रहे हैं जनता के आशीर्वाद से। और जहाँ तक महंगाई की बात है तो आपको मैं बता दूं कि महंगाई बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान भाजपा शासित प्रदेशों में है। सबसे ज़्यादा डीजल पे, पेट्रोल पे और रसोई गैस पर ये वेट टैक्स वसूलते हैं, एंट्री टैक्स वसूलते हैं, चीज़ों को महंगी करते हैं और उसका ठीकरा कांग्रेस पे और केंद्र सरकार पे। तो ऐसे में इन मुद्दों को लेकर आप फतेह हासिल करेंगे? निश्चित रूप से हम झूठ को उजागर करेंगे और दूध का दूध, पानी का पानी करेंगे। पिछले चुनाव में कुछ चूकें हो गई थी, हम इनके झूठ को उजागर नहीं कर पाए। इस बार निश्चित रूप से हम इनके झूठ को उजागर करेंगे। हम इन्हें बताएंगे प्रदेश की जनता को कि इनका काम है केवल झूठ बोलना, बड़ी बड़ी बातें करना, हाथ हाथ नचा के। जी बहुत बहुत धन्यवाद सक्सेना जी, बहुत बहुत धन्यवाद सक्सेना जी और मालवीय जी। बीजेपी का मिशन 29 है वो कंप्लीट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों ही विपक्षी जो गण हैं उन पर फतेह कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिलहाल आज की चर्चा और आज का मुद्दा यही खत्म होता है। कल फिर लौटेंगे नए मुद्दे और नई चर्चाओं के साथ। नमस्कार। सत्ता के संग्राम में।